any problems, you can watch it again. जी मेरे बच्चों, तो दैट्स दैट. अब कुछ और बच्चे आ रहे हैं. लेट देम एंटर. तूबा, आलियान, दिया. राइट जी. चलें बच्चों, वी आर स्टार्टिंग, वी आर फिनिशिंग कंज्यूमर बिहेवियर टुडे and then going on to objectives of firms, and then inshallah we'll do Lawrence curve, Kuznets curve. uh, Midhat and all A1 students, आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेना. लॉरेंस कर्व की परेशानी ना लेना, वो भी आपने नहीं किया तो उसकी परेशानी नहीं लेनी है आपने. Right, G. So let us move on. I have a document saved which I'll share once it's completed after we've done all the diagrams of the syllabus, entire syllabus. और मे बी मैं माइक्रो का अलग भेज दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे A1s के, और मैक्रो का अलग भेज दूंगा. सो A2 all graphs. एक सेकंड जी. Let me just quickly let a kid enter. राइट जी. सो आई थिंक यहाँ पे कहीं मैंने रखा था, बट let me look. अच्छा, I'm in the wrong place. यहाँ पे है. जी बेटे, A2, 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 all A2 graphs. So as you know, we did complete practice of economic efficiency. Then we went on to labor market, और लेबर मार्केट करने के बाद हमने किया कंज्यूमर बिहेवियर प्राइस फॉल के डायग्राम्स. पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, फिर लॉ ऑफ इक्वी, इंडिविजुअल टू मार्केट डिमांड कर्व निकाला, फिर ये बेसिक इक्विलिब्रियम, बजट लाइंस और इंडिफरेंस कर्व, इनकम चेंज वाला, एंड देन प्राइस चेंज वाला. किसी बच्चे को कुछ वहां तक पूछना हो तो मोस्ट वेलकम. अभी आई थिंक अनदर यू नो चलिए ठीक है बच्चे. Right, so nobody has a question, so I'll go to price rise and effect on consumer choice for normal, inferior, and given goods. Right, G, here we are. Oh, sorry, I'll just adjust my thingy. Yeah, this is done. ये हम सब कर चुके थे. अब जी, प्राइस राइज जी बच्चे, अब हम कर रहे हैं प्राइस राइज एंड इफेक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस, जिसके अंदर हम नॉर्मल, गिवन, इंफीरियर तमाम गुड्स को देखेंगे. तो पहले एक बार थ्योरी ले लेते हैं जी. प्राइस ऑफ गुड एक्स लेट्स से राइज हो रही है और वो नॉर्मल गुड है. जी मेरे बच्चों, what will be substitution effect? The price has increased. Negative, because it's relatively expensive now. Income effect will also be shabash. Overall price effect will also be negative. Inferior good. अब मुझे बॉय की आवाज चाहिए किसी की. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब गुड्स का क्या होता है जब प्राइस बढ़ती है? नहीं, प्राइस बढ़ी है, इट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव, विल बाय इट लेस. सब्स्टिट्यूशन तमाम गुड्स का सेम होता है. अलबत्ता अच्छा, हिजाब वांट्स टू. अब उस पे जाते हैं. नहीं नहीं, इंफीरियर है मेरे बेटे, जल्दी नहीं करें. आप लोग थोड़ी गलतियां कर रहे हो, तसल्ली से समझो इसको. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सॉरी, इनकम इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव. प्राइस बढ़ी है, रियल इनकम परचेजिंग पावर गिरी है. हाँ सही हो गया ना. और आखिर में क्या रह गया जी? प्राइस इफेक्ट के ऊपर आते हैं. हमेशा इंफीरियर गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज बिगर देन इनकम इफेक्ट. हाँ, तो प्राइस इफेक्ट विल बी नेगेटिव. डिमांड कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड. बिल्कुल एग्जैक्टली उनका ऑपोजिट है. Good to see you, Bisma. Have you been attending these classes, bete? Bisma Ghaffar, have you been attending these classes? All right, we'll talk to you later. Price rise, effect on consumer choice. Normal goods, substitution effect negative. Income effect negative. महंगी हुई है,
रियल इनकम गिरी है, विल बाय इट लेस. प्राइस इफेक्ट ऑल्सो नेगेटिव. इंफीरियर का सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव, इट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव, सब गुड का सेम होगा. Income effect is positive. Our real income has fallen, and inferior goods have a opposite relationship with income, so we'll buy them more. But substitution effect tends to be bigger than income effect, so price effect still will be negative. जी अब रह गई गिफिन एक्सट्रीमली इंफीरियर, यूनिक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स. सब्स्टिट्यूशन सबका सेम है, क्या होगा बच्चों? नेगेटिव. पॉजिटिव कौन कह रहे हैं? प्राइस बढ़ रही है मेरे बच्चों, कम खरीदेंगे सब गुड्स को. सब्स्टिट्यूशन मींस रिलेटिवली एक्सपेंसिव गुड को आप कम खरीदते हैं. शीना क्लोज डोर. अब वो उस पे आते हैं, पहले मुझे सब्स्टिट्यूशन समझना है कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा. जब प्राइस गिरती है सब गुड्स को हम रिलेटिवली चीपर होने की वजह से ज्यादा खरीदते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है. प्राइस बढ़े तो सबका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी. कंप्लीट माय सेंटेंस. नेगेटिव. सेम नहीं, नेगेटिव. अच्छा जी, इनकम अफेक्ट. अब हमारी गिफिन गुड है जो इंतहाई इंफीरियर है, प्राइस बढ़ी, रियल इनकम गिरी, इसको हम पॉजिटिव ज्यादा खरीदेंगे. अब आप सही जगह जा रहे हो, बिल्कुल सही है, शाबाश. तो दिस इज हाउ इट्स सपोज टू वर्क. इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव. अलबत्ता फॉर इन गिफिन गुड इनकम इफेक्ट इज बिगर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो प्राइस इफेक्ट विल नाउ बिकम पॉजिटिव. इसलिए डिमांड कर्व विल गो अपवर्ड्स. आई थिंक नाउ एस्कोबार कौन है? आई एम नॉट हैप्पी विद दिस नेम. चलें जी बच्चों, एवरीवन क्लियर? जवाद, आपने मुझसे मैसेज पे भी पूछा था. प्राइस बढ़ी है, व्हाट इज हैपनिंग टू आवर परचेजिंग पावर, रियल इनकम? तो आप इंफीरियर गुड्स को, गिफिन गुड्स को ज्यादा लेंगे या कम? जवाब, थिंक. आपकी इनकम, रियल इनकम गिरी है. इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? सो रियल इनकम गिरी, इनको हम ज्यादा खरीदेंगे. या नाउ यू गॉट इट, ठीक हो गया. लेट मी जस्ट सी इफ देयर इज एनी अदर किड. नो. चले जी, गुड इनफ. लेट्स नाउ फिनिश द diagrams and hopefully this concept will settle in. अच्छा जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं साथ साथ बना दूं because you have all the theory written here. So I'm going to start from extreme left. Make a reasonably sized diagram. Don't try to hide your concept from examiner. He has magnifier. He can easily see where you made mistake. Now बच्चों, because we have to shift the budget line pivotal inwards, तो पहली budget line को I'm placing rather outwardly. अब इंडिफरेंस कर्व को बहुत ही फ्लैट बनाना है, थोड़ी सी टेंजेंसी देके इक्विलिब्रियम बनाना है, ई जीरो. इतना हम गुड एक्स खरीद रहे थे बिफोर एनी चेंज इन प्राइस. नाउ टेल मी, व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, बजट लाइन विल शिफ्ट पिवटल इनवर्ड्स. एसी पे आ गई. अब माय क्वेश्चन इज Pablo Noves. अच्छा जी, नाउ माय क्वेश्चन इज, हमारी रियल इनकम क्या, सॉरी, हमारी, हाँ, रियल इनकम क्या हो गई है? एसी पे बजट लाइन है, हमारी परचेजिंग पावर कम हुई है कि ज्यादा? आई वांट टू हेयर मोर वॉइसेस. कम हुई है. टू सेपरेट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब हम बजट लाइन को वापस, शैडो बजट लाइन को वापस इमेजिनरी बाहर शिफ्ट करेंगे और ऊपर यहां पे टेंजेंसी देंगे. प्राइस राइज में ऊपर टेंजेंसी बनती है. ये आपकी बजट लाइन डी एफ. मैं सिर्फ एबीसी यूज कर रहा हूं, नथिंग टेक्निकल अबाउट इट. अब मेरे बच्चों, यहां जहां पे टेंजेंसी आई, हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनता है शैडो बजट लाइन से. अब मेरे बेटे ये देखें,
तमाम गुड्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव हमने शो कर दिया। नेगेटिव कैसे? हम कम ले रहे हैं, एक्स जीरो से एक्स एस पे आ गए। मेन मुश्किल काम यही है। अब हमने ये मेन चीज कर ली। अब हम रियल इनकम को वापस जाने देंगे। मुझे बताइए, वन टू थ्री, नॉर्मल गुड्स में मैं कहां लगाऊंगा? गलत आंसर आने वाला है, मुझे पता है। थ्री विल बी नॉर्मल गुड, शाबाश। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इज नेगेटिव एंड सो इज इनकम इफेक्ट, तो हम फर्दर पीछे जाएंगे। तो अब मेरे बेटे यहां पे मैंने इसको, मैं पहले मिटा दूं थ्री को, ताकि हमारा असल डायग्राम कंफ्यूजिंग ना लगे। ये कौन है यार? अब्दुल्ला जाकिर, अच्छा दैट्स गुड। जी बेटे चलें, लेट्स मूव ऑन। यहां पे हमारे पास आ गया जी ये इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का। नई बजट लाइन पे हमेशा लगता है अगला वाला ICN, इक्विलिब्रियम एन, और इतनी सारी हम नॉर्मल गुड खरीद रहे थे। नेगेटिव इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड का इतना था। बेटे मुझे बताएं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो? क्या कह रहे हैं? क्या क्यों लगाइए? बेटे लुक एट द इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव, इनकम नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन हम यहां से यहां तक नेगेटिव आ चुके हैं, इनकम के लिए फर्दर जीरो के पास आएंगे ना, और मिल मिला के पूरा प्राइस इफेक्ट x0 टू xn भी नेगेटिव होगा फॉर नॉर्मल गुड्स। समझ आ गया मेरे बच्चों या नहीं? जी जी, लिसनिंग। क्योंकि असल, हाँ चलो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। असल इक्विलिब्रियम तो ई जीरो पे था ना, IC0 और बजट लाइन AP का, जहां पे कंज्यूमर X0 क्वांटिटी गुड की खरीद रहा था। अब प्राइस बढ़ी है तो बजट लाइन विल शिफ्ट पिवटल इनवर्ड टू AC। हमारी रियल इनकम कम हो गई। टू सेपरेट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हमें एक बार उसकी रियल इनकम को वापस ओरिजिनल लेवल पे लाना है, और उसका हल क्या है? पूरी बजट लाइन को बाहर शिफ्ट करते हैं। बाहर शिफ्ट किया मैंने DF पे, जहां पे वो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट हो रहा है अपर हाफ में, वो हमारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन तमाम गुड्स का बन गया। आर यू क्लियर नाउ? बेटे इनकम इफेक्ट तो नया इंडिफरेंस कर्व लगाया हमने, रियल इनकम को वापस जाने दिया AC बजट लाइन पे, और वहां पे लगा के हमने XS टू XN नॉर्मल गुड का नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाया। थैंक यू। जी मेरे बेटे, अब मुझे बताएं, डू आई हैव टू ड्रॉ ए न्यू डायग्राम फॉर ईच गुड, और शैल आई डू इट ऑन द सेम वन? प्लीज बी ओपन अबाउट इट। डिमांड कर्व तो निकालूंगा सबके, मुझे पहले बताएं सब इकट्ठी बनाऊं या अलग अलग बनाऊं? नहीं, आई वांट कंसेंसस। जिनको मसला है मुझे बता दें। इकट्ठी बना दूं? चलें चलें। अब इंफीरियर गुड का थ्योरी देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव आ चुका है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, हम यहां से वापस जाएंगे। फॉलो माय माउस पॉइंटर। यस, लेकिन सब्स्टिट्यूशन बड़ा है इनकम इफेक्ट से, तो प्राइस इफेक्ट स्टिल नेगेटिव रहेगा। तो यहां पे बीच में नई बजट लाइन पे हमने लगाया ICI, इंडिफरेंस कर्व इंफीरियर, इक्विलिब्रियम इंफीरियर, और ये बन गया XI। अब मुझे बताएं, ये जो पॉजिटिव वाला है ये कौन सा इफेक्ट है, और ये नेगेटिव वाला कौन सा इफेक्ट है इंफीरियर? सब्स्टिट्यूशन तो आ चुके हैं बेटे। पॉजिटिव वाला इज इनकम इफेक्ट और नेगेटिव वाला इज प्राइस इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड। समझ आ गया बच्चों सबको? यस अनस? क्या कह रहे हो? X0 टू XI इसका प्राइस इफेक्ट है। यस। अब आखिरी गिफिन गुड,
उसकी थ्योरी देखो, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव, इनकम पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव कि नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करता हुआ इधर तक आएगा। तो हम इसको यहां लगाएंगे, आई सी गिफिन इक्विलिब्रियम गिफिन एक्स जी यानी गिफिन गुड का, ये सारा इनकम इफेक्ट है गिफिन गुड का। और अब इसका नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट एक्स जीरो टू एक्स जी। समझ आ गया मेरे बच्चों या नहीं? एक्स जीरो से एक्स एस पे आप आ चुके हैं, वहां से इनकम इफेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे बताएं कितना आया है। एक्स एस पे आप आ चुके थे, नए इक्विलिब्रियम तक जाएं आईसीजी वाले पे, एक्स एस से एक्स जी तक इनकम इफेक्ट गिवन गुड। समझ आ गया मेरा बेटा? अब एनी वन स्टिल नॉट क्लियर? यू कैन मेक सेपरेटली इफ यू हैव ट्रबल। अब मेरे बच्चों, मैं तीनों के डिमांड कर्व आपको एक्सट्रैपोलेट करके दिखाऊंगा। उसके लिए हेल्प आपने मेरी करनी है, एंड आई वुड वांट कि ईमान और अमीन, इनके अलावा भी और बच्चे बोलें। ओरिजिनल हमारा इक्विलिब्रियम था ई जीरो, एक्स जीरो कंजम्पशन थी, पकड़ो जब प्राइस ज्यादा थी ऊपर ही रोक दो। यस, अपने डिमांड कर्व को ऊपर पहला पॉइंट ले ले। अब जी नॉर्मल गुड का इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है? फाइनल एक्स एन पे इसको पकड़ा जब हमारी, सॉरी सॉरी, प्राइस तो बढ़ी है, ए नीचे आएगा, आई एम सो सॉरी। और अब प्राइस जब बढ़ गई तो बी यहां पे आया, ये बन गया डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स। समझ आ गया मेरे बच्चों? आई वांट रीट्रेशन, सबको समझ आ रहा है? ओके, नाउ आई एम टेकिंग द नेम्स। लाइबा सिटी स्कूल, पहला पॉइंट तो हमारा सबका ए बन चुका है, ठीक है। मुझे बताइए मेरा बेटा, मैं इंफीरियर गुड का कहां से एक्सट्रैपलेट करना शुरू करूं? उसका इक्विलिब्रियम कहां बना है? कम ऑन लाइबा, मेक अ मिस्टेक, इट्स ओके। तीन इक्विलिब्रियम्स है आपके पास, ई एन ई आई ई जी। नहीं, कौन सा इक्विलिब्रियम? ई एन ई आई ई जी? वो तो गिफिन है मेरा बेटा। ई एन नॉर्मल है। आप थ्योरी को फॉलो करें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव आया, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव आया, और प्राइस इफेक्ट स्टिल नेगेटिव है। बताएं मुझे कहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है? अच्छा, somebody else? ई आई एक्स आई, इसको हम नीचे तक ले गए, ठीक है मेरा बेटा। और अब हमारा पॉइंट यहां पे सी कर लेते हैं। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा इनइलास्टिक बनेगा, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अब आखिरी जी, गिफिन गुड्स, ठीक है। पहला पॉइंट ए है, गिफिन गुड्स का अब इक्विलिब्रियम आया है यहां पे। तो इसको मैं डी पॉइंट ले लेता हूं, और जब मैं इसको ऊपर ले गया तो डिमांड कर्व गिफिन गुड्स का ऊपर जा रहा है। शैल आई ड्रॉ इट सेपरेटली बच्चों? मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हम्म, क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई कीप स्ट्रेसिंग इकट्ठा बनाना सीखें। लेट्स डू वन थिंग, लेट अस नॉट जंप अहेड, लेट मी फिनिश दिस कंज्यूमर बिहेवियर प्रॉपरली। सबको इफेक्ट्स याद है? पहले मुझे ये बता दो, प्राइस राइज हुई है, ये मैं बिटा दूंगा। प्राइस राइज हुई है गुड एक्स की, और हमने अपना डायग्राम शुरू किया गुड वाई
गुड। एक्स प्लीज ये प्राइस क्वांटिटी ना लिखिएगा, एक मार्क भी नहीं मिलेगा। पहला बजट लाइन ए बी। दूसरा स्टेप बहुत ही फ्लैट सा इंडिफरेंस कर्व, इक्विलिब्रियम। मैं अगला अलग अलग बनाता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए। एक्स जीरो। अब बजट लाइन पिवटल इनवर्ट शिफ्ट हुई बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। हमारी रियल इनकम गिर के एसी पे आ गई है। टू सेपरेट इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हमने इमेजिनरी अपनी रियल इनकम को वापस ऊपर किया, टेंजेंसी हुई। डी एफ को इसको नाम दो। जहां पे ये टेंजेंट हो रहा है विद आर इनिशियल इंडिफरेंस कर्व, ये क्या बता रहा है कि महंगा होने की वजह से हमने गुड को कितना कम खरीदा। सिर्फ यही मुश्किल काम है, सब गुड्स का नेगेटिव होगा। अब नॉर्मल गुड का इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है। मुझे बताए कहां लगाऊं, 1 2 3। मोर आंसर्स। नॉर्मल गुड का कहां लगाना चाहिए कि नेगेटिव इनकम 1 पे होगा। नई बजट लाइन पे मैं गया, ICN लिखा, इक्विलिब्रियम एन लिखा। जब मैं नीचे आया XN लिखा। इतना सारा मेरा नेगेटिव इनकम इफेक्ट आया और इतना सारा मेरा मिल मिला के नेगेटिव पूरा प्राइस इफेक्ट। नॉर्मल गुड का डायग्राम कंप्लीट। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब इसका डिमांड कर्व निकालना देख लो। E0 जब हमारी प्राइस कम थी, हम नीचे तक ले गए ए पॉइंट। एट EN जब हमारी प्राइस बढ़ चुकी थी, ऊपर मैंने पॉइंट लगाया, दोनों को ज्वाइन किया, डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स बन गया। प्राइस एंड क्वांटिटी। एनी कंफ्यूजन? आई एम होपिंग इट्स बेटर नाउ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इंफीरियर गुड का बना रहा हूं और गुड वाई मैं टाइम बचाने के लिए इस तरह लिख रहा हूं, गुड एक्स। पहली बजट लाइन जरा बाहर की तरफ लगाइएगा, ए बी। उसके साथ बहुत ही फ्लैट इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट करवाइएगा। इक्विलिब्रियम आ गया, एक्स जीरो हम खरीद रहे थे। प्राइस बढ़ी, बजट लाइन पिवटल इनवर्ट शिफ्ट हुई। रियल इनकम हमारी गिर गई। उसको वापस क्या करूंगा मैं, बताइए मुझे। इमेजिनरी बाहर शिफ्ट करूंगा बजट। हाँ, बाहर शिफ्ट करूंगा। पहले ही ऊपर टेंजेंसी पॉइंट्स बराबर शिफ्ट करना है, क्रॉस नहीं करना इंडिफरेंस कर्व को, जस्ट टेंजेंसी। डी एफ। अब मेरा पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन, सॉरी इन नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इंफीरियर गुड का एक्स जीरो टू एक्स एस बन गया, नेगेटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब मेरे बच्चों, थ्योरी क्या कहती है? सब्सटीट्यूशन नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन ये इंफीरियर है, बहुत इंफीरियर नहीं है, तो प्राइस इफेक्ट स्टिल पॉजिटिव, तो हमेशा इंफीरियर का बीच में लगेगा, इक्विलिब्रियम इंफीरियर। अब मुझे बताइए एक्स आई, ये इफेक्ट क्या है? ये जो मैंने पॉजिटिव लगाया है, इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड, और ये वाला प्राइस इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड। अब डिमांड कर्व निकालते हैं, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट, इट्स जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। ई जीरो को हमने पकड़ा जब प्राइस हमारी कम थी, ए पॉइंट तक ले गए। ई आई नया इक्विलिब्रियम, उसको पकड़ा जब प्राइस बढ़ चुकी थी। एक इंतहाई इनइलास्टिक डिमांड कर्व बनेगा फॉर इंफीरियर गुड्स, क्योंकि एक इफेक्ट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो डिमांड पे बहुत थोड़ा असर पड़ेगा। एवरीवन क्लियर? ओके जी। लास्ट हम कर रहे हैं
गिफिन गुड्स का। और जस्ट फॉर क्लैरिटी मैं नीचे ही नए पेज पे बना रहा हूं। आप लोगों को मैं एक टिप भी दे दूं, जस्ट इन केस आपको सिर्फ प्राइस फॉल के आते हैं और क्वेश्चन प्राइस राइज का आ गया, आप प्राइस फॉल के भी बना देना और उसे कह दें कि एज द क्वेश्चन सेज प्राइस हैज फॉलन, वो आपको पूरे मार्क दे देता है कि भाई बच्चे ने क्वेश्चन नहीं सही पढ़ा, आंसर उसको पूरा आता था। दैट्स हाउ दे डिड इट इन 2022। बट ट्राई एंड लर्न ऑफ कोर्स। अब जी, इंडिफरेंस कर्व, इसी की प्रैक्टिस करें बच्चे। इसको यू शेप का बना देते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए टेंजेंसी देना। अब प्राइस बढ़ी, एसी पे आ गए। अब मेरे बच्चों क्या करूं, बजट लाइन को इमेजिनरी, वही तो कह रहा हूं कि अगर आपको प्राइस राइज आए तो बहुत अच्छी बात है कि सही बनाओ, लेकिन जस्ट इन केस दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप प्राइस फॉल के ही बना दें। शो ये करें कि मैंने क्वेश्चन को सही पढ़ा नहीं है। हम्म। शैडो लाइन से टेंजेंसी आसानी से हो जाती है। अगर इसको क्रॉस कर गया इंडिफरेंस कर्व को तो सारा गलत है। X0 से XS नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन तमाम गुड्स का सेम है, इसकी आज रात प्रैक्टिस करो। अब ये गिफिन गुड है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, और इतना बड़ा कि सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ इधर तक आएगा, तो यहां लगेगा ICG, इक्विलिब्रियम गिफिन गुड, XG, ये सारा उसका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। और X0 से XS पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट बन गया। समझ आ गया मेरे बच्चों? डिमांड कर्व निकलवाएं, किससे स्टार्ट करूं, कौन से इक्विलिब्रियम से? जी मासिल। XG लिखा है अपनी तरफ से, बस वो शक्ल मेरी राइटिंग ऐसी है जी। अब हाँ, ये वाला, या E0 को पकड़ा, प्राइस जब हमारी नीचे थी, नीचे तक आओ, A पॉइंट। EG नया इक्विलिब्रियम, प्राइस बढ़ चुकी है, B पॉइंट। डिमांड कर्व फॉर गिफिन गुड स्लोप्स अपवर्ड, दैट इज ऑल यू नीड टू डू। समझ आ गया मेरे बच्चों? हाँ जी मेरा बेटा, वो इमेजिनरी है बेटे, उसको तो सिर्फ हमने सेपरेट किया इनकम सब्स्टिट्यूशन को थ्योरी के मुताबिक, असल तो कंजम्पशन E0 और EG पे हो रही है। समझ आ गया मासिल? आ, अच्छा, आप इस तरह कर याद करना चाह रहे हो, कॉन्सेप्ट लो ना बेटे। या वो फिर बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होगी तो वो ओरिजिन के पास आ जाएगा। यस, चलें जैसे आपको काम चलता है जी। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर? आई एम सिक ऑफ डूइंग इट, आई एम श्योर यू आर सिक ऑफ डूइंग इट एज वेल। अब बेटे आसान सा डायग्राम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, जो चौथा यूनिट में बार बार कहता हूं कि अपनी सेफ्टी के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कर लो। इसके अंदर तीन टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंटेस्टेबिलिटी, और एक है छोटा सा थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। ऑब्जेक्टिव्स का इकट्ठा डायग्राम बहुत जरूरी है सीखना, आपको इसमें से एमसीक्यू भी आएगा। इधर जी प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, क्वांटिटी, गलती से आप खाली पी क्यू लिख दें, फुल मार्क्स है। डिमांड कर्व लगाएं जी, पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, एवरेज रेवेन्यू, फिर तकरीबन हाफ में गिराएं MR। नॉर्मली हम एवरेज कॉस्ट को यहां कहीं लगाते हैं, आप लेफ्ट साइड से करें ताकि हम सारे ऑब्जेक्टिव्स दिखा सकें। अब मेरे बच्चों मुझे बताते जाना, मैंने पहला इक्विलिब्रियम लिया MCMR का, Q0 क्वांटिटी, डिमांड कर्व तक जाके मैंने प्राइस बनाई,
P0, MCMR पे हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा होता है फर्म का? शाबाश, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा मैंने इक्विलिब्रियम लिया E1 पे, क्वांटिटी Q1, MR मेरा जीरो हो चुका था। शाबाश, प्राइस मैंने सेट की P1। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए, रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो गया हमारा। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? इकोनॉमिक्स में मार्जिनल जब जीरो हो, टोटल्स मैक्सिमाइज। तीसरा मैंने लिया MCAR का, इक्विलिब्रियम 2, क्वांटिटी 2, और फिर जाके प्राइस बनाई P2। एलोकेटिव एफिशिएंसी, MCAR या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एलोकेटिव एफिशिएंसी। शाबाश। अगला मैंने लिया ACAR को इकट्ठा करके, क्वांटिटी बनी Q3। अब मैं कौन सा एम कर रहा हूं? ACAR इज सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। अब मेरे बच्चों, P0 से नीचे और P3 से ऊपर ऊपर, Q0 से आगे और Q3 से बीच बीच में, ये है प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग या सेटिस्फिसिंग। समझ आ गया मेरे बच्चों को सबको? आप मुझे क्या चीज? मैं सब समझाता हूं। सिर्फ प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग समझ नहीं आया? Profit satisficing is a theory by Herbert Simon, who was not an economist, he was a psychologist. उसने कहा इंसान थोड़े पे खुश हो जाता है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल की चीज मिल जाए। तो फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करती, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर और मैक्सिमम प्रॉफिट से नीचे कहीं भी वो सेटिस्फिसिंग उनको मिल जाती है। P0 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा था, P3 पे नॉर्मल प्रॉफिट था, ACAR। तो P1 P2 बीच में जहां भी हम लेंगे प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग है। Q0 क्वांटिटी MCMR थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। Q3 क्वांटिटी ACAR, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बीच में जो भी क्वांटिटी लोगे, प्रॉफिट सेटिस्फिसिंग। समझ आ गया मेरे बच्चों को? बच्चे 100% क्लियर और नॉट? यस यस बोलें। यस, ग्रोथ है, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। खुद देखो, E3 पे सेल्स मैक्सिमाइज हो रही है, मार्केट शेयर आपका बढ़ के Q3 तक आप बेच रहे हो। गॉट इट मेरा बेटा? ओके, एनी क्वेश्चंस? Okay, let's now do one diagram which is probably easy तरीन। वही बना रहा हूं, इजी तरीन है और बच्चे इससे इतना डरते हैं कि पता नहीं क्या है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्म कौन सी कर सकती है? जो मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, या कम से कम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की प्राइस मेकर, इसलिए वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकती है। इलास्टिसिटी दोनों मार्केट्स में डिफरेंट होनी चाहिए, कहीं इनइलास्टिक प्राइस ज़्यादा चार्ज करे, कहीं इलास्टिक प्राइस कम चार्ज करे, और दोनों मार्केट सेपरेट हो सकें, या जियोग्राफिकल बैरियर हो, लाहौर और कराची इतना दूर है, या लीगल बैरियर। अब है जी लेफ्ट साइड पे मार्केट ए, यहां पे, जी 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 बासिल। नहीं, प्राइस मेकर है बेटे, सिवाय परफेक्ट कंपटीशन के सारे प्राइस टेक मेकर हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फास्ट फूड की मार्केट है, KFC अपनी प्राइस चार्ज कर रहा है, मैकडोनल्ड्स अपनी चार्ज कर रहा है, AFC अपनी, और मिठूस बर्गर बहुत थोड़ी प्राइस चार्ज कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, प्राइस मेकर है। अब मेरे बच्चे, आपने डिमांड कर्व लगाया, मुझे बताएं ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इसलिए MR भी इलास्टिक सा बनेगा।
अब एवरेज कॉस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, एमसी लगाओ, इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न, इक्विलिब्रियम लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, क्वांटिटी ऑफ मार्केट ए, ये डिमांड कर्व तक जाके प्राइस बनाओ, प्राइस ऑफ मार्केट ए एग्जैक्ट सेम स्केल पे ड्रॉ करेगा, वरना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन साबित नहीं होगी। प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट क्वांटिटी, बहुत ही इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगाइएगा, इसलिए एमआर भी बहुत ज्यादा इनइलास्टिक हो जाएगा। अब सेम लेवल पे एमसी लगाइएगा ताकि कॉस्ट का डिफरेंस ना हो, वरना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। एमसी लगाया, एमसी एमआर का, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट बी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, क्वांटिटी ऑफ मार्केट बी। अब जब आप डिमांड कर्व तक गए, प्राइस मार्केट बी में ए से ज्यादा हो गई, ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है मार्केट ए कोई इंटरनेशनल मार्केट हो, कंपटीशन बहुत है, मार्केट बी लोकल मार्केट है, वो मोनोपोली है। जी मेरा बेटा। क्या कह रहे हैं? पहले वाले में इलास्टिक डिमांड है, एग्जैक्ट सेम डायग्राम है। दूसरी मार्केट में उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, कंपटीशन कम है, मोनोपोली है वो। तो एमसीएमआर की आउटपुट लोगे, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस ऑफ ए से आपकी प्राइस ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, परफेक्ट कंपटीशन कैसे है? बेटे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन आए तो आपने बनाना होगा, बहुत कम आता है बट आ सकता है। मार्केट ए में सिर्फ क्या है कि इलास्टिक डिमांड है, मार्केट बी में इन इलास्टिक है। दोनों में एमसी एमआर पे आपने आउटपुट लेनी है, खुद ही प्राइस मार्केट बी की ए से बढ़ जाएगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गई। सेम कॉस्ट है, एमसी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, बट प्राइसेस डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं आप। नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के आपने डायग्राम्स नहीं बनाने होते, सिर्फ थ्योरी लिख दो बेशक। क्लियर मेरे बच्चों के? नहीं, प्लीज डोंट बी शाय, एक दफा फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके। नहीं नहीं नहीं, नो डाउट्स, मुझे बताएं किसी को मसला है? हाँ, मार्केट भी तो अच्छी है, वो मोनोपोली है, प्राइस ज्यादा चार्ज कर रही है। मार्केट एम उसका कंपटीशन ज्यादा था, प्राइस कम चार्ज कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। मार्केट ए की प्राइस में उधर लेके गया और कंपैरिजन दिखाया कि देखो मार्केट ए से हमने इतनी प्राइस ज्यादा चार्ज की। दोनों में अपनी मर्जी की कर रहे हैं। ए में कंपटीशन की वजह से डिमांड इलास्टिक थी, प्राइस कम करके रेवेन्यू बढ़ा रहा है। बी में डिमांड इनइलास्टिक थी, प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ा रहा है। ओके एवरीवन, क्लियर? ओके जी, नाउ अ फॉरगॉटन टॉपिक, और उसके बाद टोटली फॉरगॉटन टॉपिक, कंटेस्टेबल मार्केट्स। मासिल, क्या होती हैं कंटेस्टेबल मार्केट्स? बता दें। लो और नो बैरियर्स टू एंट्री, गवर्नमेंट बैरियर्स रिमूव कर देती है। कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर हो, मोनोपोली, ओलिगोपोली, कोई भी, firms start behaving like perfectly competitive markets because of threat of entry। अब मेरे बच्चों, अगर ये परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट है, परफेक्टली कंटेस्टेबल जो हो ही नहीं सकती, यानी जीरो बैरियर्स टू एंट्री, फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत आसान डायग्राम है, प्राइस रेवेन्यू कॉस्ट क्वांटिटी, डिमांड कर्व लगाओ नॉर्मल सा, ए आर, एम आर को हाफ में गिरा दो। अब एमसी लगाने की भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एसी लगा दें। अब असूलन इसको यहां से एमसी गुजरता, वो आउटपुट लेता, ये एसी ए आर पे नॉर्मल प्रॉफिट पे
ताकि मेरे बैरियर्स ना टूट जाएं, नई फर्म्स ना आ जाएं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, बिकॉज देर आर जीरो बैरियर्स। समझ आ गया? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे बताएं नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? When- हाँ, नहीं नहीं, काउंटिंग का तो प्रॉफिट होता है मेरे बेटा। नहीं नहीं नहीं। हाँ, normal profit and when total revenue is equal to total cost, including the two opportunity costs, owner's time invested, wage foregone, owner's money invested, interest for, sorry, लिमिट प्राइसिंग बेटे। अब आ गया imperfectly contestable markets। मतलब, यस यस यस। नो, इट्स सेल्स या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। ठीक है? imperfectly contestable markets, some barriers exist, थोड़े से बैरियर्स टू एंट्री हैं, इसलिए वो कुछ प्रॉफिट बना सकता है, अभी भी मैक्सिमाइज नहीं करेगा, ये रियलिटी है। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट। प्लीज रिवाइज ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर, ये वीक लग रहा है। डिमांड कर्व लगाएं, ए आर लगाएं, एम आर हाफ में गिरा दें, और एवरेज कॉस्ट को नीचे तक ले आए। बहुत बुरी शक्ल बनाई है मैंने। अब ACAR की आउटपुट ना लें, उससे थोड़ी पहले की आउटपुट लें, यानी इतना सारा प्रॉफिट वो बना रहा है। प्राइस, कॉस्ट और इतना सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट, कुछ ना कुछ वो कमा सक रहा है विदाउट अट्रैक्टिंग न्यू फर्म्स, इतने बैरियर्स हैं। समझ आ गई मेरे बच्चों? एनीवन? क्या? satisfying profit, thank you, yes। anyone? any confusion? एबनॉर्मल है बेटे। आपकी एवरेज कॉस्ट, ये देखो PCAB मैं लिख देता हूं, ये सारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन थोड़ा सा है, मैक्सिमाइज नहीं है, MCMR पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। गॉट इट अनस? ओके, लेट्स नाउ डू प्रोबेबली द मोस्ट, मैं इसको कहता हूं यतीम टॉपिक, थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। और ये अच्छे तरीन बच्चों को भी नहीं आता होता। अ किड हु गॉट डिस्टिंक्शन, मैंने उससे पूछी थी थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, एंड शी वाज, व्हाट, इज इट पार्ट ऑफ आवर कोर्स? प्लीज रिवाइज कीजिएगा। अब इसमें क्या है? परफेक्ट कंपटीशन इज मोस्ट एफिशिएंट एज इट यूटिलाइजेज all capacity and produces at minimum efficient scale in long run। अब मैं आपको उसका डायग्राम बना देता हूं। परफेक्ट कंपटीशन की फर्म लॉन्ग रन में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, AR, MR और प्राइस भी वही है, प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट, आउटपुट। नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, टेंजेंट हुआ साथ में, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट हमने लगाया। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट MCMR वाली इन्होंने ली। अब जरा नोट करें, इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले ली, डिस इकोनॉमीज अवॉइड कर ली, पूरी कैपेसिटी एफिशिएंटली यूज की। समझ आ गया? कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर मोस्ट इनएफिशिएंट है एक्सेस कैपेसिटी के हिसाब से? इज, बताएं मुझे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नहीं, monopolistic competition is the most inefficient।
क्योंकि उसका डिमांड कर्व इलास्टिक है। अभी देखना कितनी फालतू कैपेसिटी है जो वो यूज नहीं कर रहा, और उसको बंद भी नहीं करते क्योंकि कल को डिमांड ना बढ़ जाए। डिमांड कर्व को इलास्टिक लगाएं, एमआर को भी उसी हिसाब से लगाएं। अब एवरेज कॉस्ट को यूं लगाएं, एम सी एम आर लगाएं। अब जरा नोट करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑफ एम सी एम आर पे जब हम कॉस्ट कर्व तक गए हैं, ये प्राइस इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। लोएस्ट पॉइंट जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम एफिशिएंट स्केल है वो है ए, और हम हैं एवरेज कॉस्ट के पॉइंट बी। ये सारी एक्सेस कैपेसिटी है जो वो यूज नहीं कर रहा, हाईली इनएफिशिएंट। समझ आ गई मेरा बेटा? माजिन, अगर तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना करे ना और एम सी एल आर ए सी की आउटपुट ले तो ये एफिशिएंट है, फुल कैपेसिटी को यूज कर रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूरी ले ली, डिस इकोनॉमीज अवॉइड कर ली। लेकिन क्योंकि ये एमसीएमआर पे प्रोड्यूस करता है, डिमांड का इलास्टिक होता है, इतना एरिया फालतू कैपेसिटी ये यूज नहीं कर रहा। वो फैक्ट्री का वो थर्ड वन थर्ड इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? सो इट्स वेरी इनएफिशिएंट। एनी वन एनी कंफ्यूजन्स? बेटे, एक दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, सिर्फ एक दफा। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर, देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। बच्चे समझते हैं कि मैं आसान करता हूं उनके लिए, यस आई डू, लेकिन मैं अपना फायदा कर रहा हूं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी नंबर वन चॉइस है मेरी। फिर लेबर मार्केट, जरा एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर कंज्यूमर बिहेवियर। अब अगर आप गौर करो सीआई के मुताबिक ये आपके पहले 6 चैप्टर्स हैं सीआई के मुताबिक। दूसरा चंक है मार्केट स्ट्रक्चर्स, जो आपके 8 यूनिट बनते हैं, उसी में ऑब्जेक्टिव्स भी शामिल है। तो मैंने कहा आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 95-99% चांस, खुदा ना खास्ता नहीं आया लेबर मार्केट, खुदा ना खास्ता नहीं आया कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर्स में से वो दो क्वेश्चन दे ही नहीं सकता। तो एहतियातन जस्ट इन केस मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, और फॉर वेरी स्ट्रांग किड्स प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी कर लो, ताकि कोई चांस ही ना हो कि आपको एक क्वेश्चन नहीं मिले। रादर देन haphazardly present preparing all the syllabus, 4 यूनिट्स को प्रॉपर घोल के पी जाओ, बाकी चॉइस पे छोड़ दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस, पूछे। देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम एफिशिएंट स्केल इज आइडियल जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले चुके हो, डिस इकोनॉमीज अवॉइड कर ली। वो है पॉइंट ए, आउटपुट क्यू ई। हम तो एमसीएमआर वाली आउटपुट ले रहे हैं। पॉइंट बी, आउटपुट क्यू जीरो। कितनी फालतू कैपेसिटी जाया हो रही। नाउ यू गॉट इट। सब में है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्योंकि हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व है लॉन्ग रन में, तो वही एरिया बड़ा हो जाता है। मोनोपोली का इनइलास्टिक होगा, ओलिगोपोली का किंक्ड होगा, इतना ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी नहीं होगी। क्या? हाँ हाँ, इसलिए तो वो करते हैं कार्टेल्स, इसलिए प्राइस लीडरशिप्स करते हैं, ताकि वो इन मसलों से हट सकें, बच सकें। नहीं, कार्टेल में तो अगर आप गौर करें, तमाम फर्म्स कोटा के मुताबिक बना रही हैं। वो एफिशिएंट फर्म्स को बड़ा कोटा देंगे, इनएफिशिएंट को छोटा, ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी एफिशिएंट सिस्टम, इट्स ओनली इलीगल एंड एंटी कंपेटिटिव।
अब मेरे बच्चे आखिरी कर लेते हैं इनकम इनइक्वालिटी वाला, जस्ट इन केस लॉरेंस कर्व और ये बच्चों को बिल्कुल नहीं आता होता। मैंने लिख क्या दिया जी? लॉरेंस कर्व। श्योर श्योर श्योर, जस्ट गिव मी अ मिनट, टाइम बहुत थोड़ा है। लॉरेंस कर्व मैं इस तरह लिख देता हूं जी। कौन सा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला। जवाब देखिए इसको, ये देखें। मुझे बताओ मार्केट ए में आपकी डिमांड क्या थी? तो ऑटोमेटिकली एमसीएमआर पे प्राइस कम बनी। मार्केट बी में वैसे ही एमसीएमआर लिया, प्राइस ज्यादा होगी, आपकी डिमांड इनइलास्टिक थी, प्राइस डिस्क्रिमिनेट होगी। कौन सा प्राइस वाला? मार्केट बी की प्राइस है ये पीओपी, ए की प्राइस है ए। तो देखो कितनी ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, मार्केट बी में डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। या थैंक यू। लेट्स जस्ट वेरी क्विकली डू लॉरेंस एंड कुजनेट ताकि हमारी माइक्रो आज खत्म हो। आई एम गेटिंग अ बिट सिक ऑफ माइक्रो। जी बेटे, ये आपका वाहिद डायग्राम है जो फोर कॉर्नर्स में बनता है। ठीक हो गया। बीच में आप लगाते हैं लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, इस पे मैं लेबल कर दूं परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स। हाँ यार, हमेशा मैं उल्टा करता हूं। एक सेकंड जी, परसेंटेज ऑफ इनकम्स। बात फिर भी वही रहती है, और इस साइड पे परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स। अगर सबके पास बराबर बराबर इनकम हो तो ये सारा परफेक्ट इक्वालिटी बन जाएगी। अब है लॉरेंस कर्व, जो कि असल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। लॉरेंस कर्व, जितना ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी से दूर हो, जितना ये एरिया ए बड़ा हो, उतनी इनइक्वालिटी। और इसका फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल जीनी कोएफिशिएंट। कैसे करते हैं जी? एरिया ए डिवाइडेड बाय एरिया ए प्लस बी, यानी एरिया बिटवीन लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। आंसर जितना जीरो के पास है उतनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोजर टू जीरो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जितना आंसर इज क्लोज टू वन इन इक्वालिटी, उतनी ज्यादा। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब एक आखिरी डायग्राम, इफ वी हैव टाइम, लेट मी सी इफ माय मीटिंग इज स्टिल देयर। आई थिंक इट इज स्टिल देयर, या। वेरी क्विकली, आखिरी डायग्राम, कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व क्या शो करता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? shows income distribution changes as an economy develops, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। अब मेरे बच्चों, आपका वाई एक्सिस पे आ गया जीनी कोएफिशिएंट, और इसकी वैल्यूज आपको बताई थी। जितना जीरो के पास उतनी इक्वालिटी, और जितना वन के पास उतनी इनइक्वालिटी। तो ये कहता है, इधर जीडीपी देता है ये, कि कंट्री ग्रोथ जीडीपी पे डिपेंड कर रही है। यूं करके ये उल्टा सी बनता है। अब ये क्या बता रहा है? जब कंट्री लेस डेवलप्ड था, इनकम्स वर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि मोस्ट वर्कर्स वर इन प्राइमरी सेक्टर। जब कंट्री डेवलप हुआ, कुछ सेकेंडरी में चले गए, ज्यादा अर्न करना शुरू हो गया, कुछ प्राइमरी में रह गए, इनकम गैप बढ़ गए। जब फुली डेवलप हुए आप, तो आप सारे ही मेजॉरिटी टर्शरी सेक्टर में चले गए, और एज अ रिजल्ट दोबारा लोग सिमिलर इनकम्स अर्न करना शुरू हो गए। गॉट इट मेरे बच्चों?
नो नो, इट्स जस्ट मेड इट, आप इसको और नीचे तक ले जाएं, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं वक्ती तौर पे इनकम गैप्स बढ़ते हैं, दोबारा क्लोज हो जाते हैं। राइट? एनी क्वेश्चन जी? वाई एक्सिस इज जीनी कोएफिशिएंट बेटे, जो पीछे पढ़ के आए हो। जीरो के पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वन के पास अनफेयर। तो पहले ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खराब हुई है, फिर दोबारा ठीक हो गई है। समझ आ गया? गुड नाइट गाइस, आई विल जस्ट सेव द रिकॉर्डिंग एंड पोस्ट